मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 जंतुओं में जनन। बेसिकली जनन होता क्या है? जनन में क्या होता है कि जो जनन एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक जीव जो होता है वो अपने ही जैसे किसी दूसरे जीव की उत्पत्ति करता है ताकि क्या उसके वंशक्रम जारी रह सके। ठीक है ना। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अंदर क्या होता है कि एक जीव की उत्पत्ति के लिए अन्य जीव सुचारू रूप से कार्य करते हैं। तो बेसिकली जनन होते कितने प्रकार के? जनन जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होता है? लैंगिक जनन में मुख्य रूप से दो जीव, ठीक है ना, वो एक नर हो सकता है तथा दूसरा होता है मादा। ठीक है ना। लैंगिक जनन में क्या होता है? दो जीव आपस में मिलकर संतति पीढ़ी का निर्माण करते हैं, वो कहलाता है अपना लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन केवल एक ही जीव होता है, ठीक है ना, जो जनन क्रिया में हिस्सेदारी लेता है, वो अपना अलैंगिक जनन कहलाता है। मुख्य रूप से हम आगे पढ़ने वाले हैं कि लैंगिक जनन होता किस प्रकार से। ठीक है। लैंगिक जनन हम बात करें लैंगिक जनन की। लैंगिक जनन में मैंने अभी आपको पहले बताया कि लैंगिक जनन के अंदर मुख्य रूप से दो जीव उत्तरदायी होते हैं। एक होता है नर, दूसरा होता है मादा। बेसिकली नर जो होता है वो अपना एक युग्मक बनाता है। युग्मक होता क्या है? युग्मक एक प्रकार की यूकेरियोटिक प्रजनन कोशिका होती है। यूकेरियोटिक जनन कोशिका होती है जो जनन के लिए उत्तरदायी होती है। तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक ये दोनों आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? युग्मनज का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। ये युग्मनज जो है वो आगे चलकर भ्रूण का विकास करते हैं और भ्रूण जो होता है वो 9 महीने के अंदर विकसित होकर जीव का निर्माण करता है। तो इस प्रकार लैंगिक जनन की प्रक्रिया निष्पादित होती है। अब अपन बात करते हैं कि नर युग्मक जो है वो मुख्य रूप से बनता किसमें है, इसके लिए उत्तरदायी कौन होता है? तो नर युग्मक के लिए उत्तरदायी होता है नर जननांग। ठीक है ना। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो एक नर जननांग का चित्र बना हुआ है। बेसिकली इसके अंदर कौन कौन सी चीज सम्मिलित है? एक होता है वृषण, एक होता है लिंग जिसको शिश्न कहा जाता है, तथा होता है शुक्राणु नलिका। अब वृषण जो होता है ना, उस वृषण के अंदर शुक्राणु पाए जाते हैं। शुक्राणु, ठीक है ना। आप देख रहे हो कि एक शुक्राणु का चित्र बना हुआ है। तो आप देख रहे हो कि इसके अंदर वृषण के अंदर कई सारे शुक्राणु पाए जाते हैं। इसकी जो डेप्थ होती है वृषण के अंदर शुक्राणु करीब करीब 280 मिलियन शुक्राणु पाए जाते हैं। शुक्राणु कितने होते हैं? 280 मिलियन, यानी अप्रोक्स आप मान के चलो 4 से 5 करोड़ के आसपास इसके शुक्राणु इसके अंदर पाए जाते हैं जो निर्माण होते रहते हैं। बेसिकली जो शुक्राणु होते हैं वह एक चीज का ध्यान रखना, जो शुक्राणु होते हैं वृषण के अंदर 1500 शुक्राणु प्रति सेकंड निर्माण होता है। 1500 शुक्राणु प्रति सेकंड का निर्माण वृषण के अंदर होता है। अब ये वृषण के अंदर जो शुक्राणु का निर्माण होता है ये शुक्राणु नलिका के माध्यम से तथा लिंग शुक्राणु नलिका के माध्यम से पहुंचता है, लिंग के जरिए बाहर की ओर निकलता है जब प्रजनन की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है ना। और आप आपकी स्क्रीन के अंदर देख रहे हो कि भाई मानव नर जननांग में किस प्रकार से, ये देखो चित्र आप देख रहे हो, सबसे नीचे की ओर वृषण दे रखा है। वृषण में क्या हो रहा है? यहाँ पे शुक्राणु की उत्पत्ति होती है, शुक्राणु यहाँ बनते हैं, यहाँ से शुक्राणु नलिका के माध्यम से क्या होता है, ये शिश्न के माध्यम से, लिंग के माध्यम से बाहर की ओर प्रगतिशील होते हैं। ठीक है ना। इसके बाद आप नेक्स्ट चित्र देख रहे हो मानव शुक्राणु का। मानव शुक्राणु के अंदर 3 मुख्य रूप से भाग होते हैं। मानव शुक्राणु में 3 मुख्य भाग होते हैं। शुक्राणु में, जो मानव शुक्राणु है इसके अंदर 3 मुख्य भाग होता है। एक होता है उसका सिर, ठीक है ना, एक होता है इसका मध्य भाग तथा तीसरा होता है इसका पूंछ। पूंछ के माध्यम से वो आगे की ओर बढ़ता रहता है। ठीक है ना। तो ये 3 भागों में बटा हुआ एक सिर होता है, मध्य भाग होता है तथा पूंछ होता है। मुख्य रूप से ये रहता किसमें? गर्म तथा नरम माहौल में, नमी के माहौल में ये रहता है। सामान्य रूप से इसका जो जीवन काल होता है वो करीब करीब 3 से 5 दिनों का होता है।
ठीक है ना। और शरीर के अगर ये बाहर रहता है तो शरीर के बाहर ये कुछ मिनटों के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे तक जीवित रह सकता है। और इसका गर्भाशय के अंदर जीवन काल जो होता है वो करीब करीब 24 से 48 घंटे तक रहता है, ठीक है ना। अब अपन आगे चलते हैं मादा जननांग के बारे में। नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले मादा जननांग के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा है नर जननांग के लिए। आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि जो पुरुषों में जनन कोशिका होती है उसको शुक्राणु कहा जाता है तथा मादा में जो जनन कोशिका होती है उसको अंडाणु कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि जो सजीव होते हैं, सजीवों के अंदर सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे छोटी कोशिका जो है वो होती है शुक्राणु। तो सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो मादा के अंदर होती है जिसको कहते हैं अंडाणु। मुख्य रूप से ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मादा जननांग की बात की जाती है तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज है जो आप चित्र के अंदर देख रहे हो? मुख्य रूप से इसके अंदर क्या होता है, एक जोड़ी अंडाशय होता है तथा इसके बाद में क्या होता है, डिंब वाहिनी होती है जो अंडाणुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करती है तथा एक गर्भाशय होता है। गर्भाशय एक प्रकार से ब्लेडर की बात की तरह होता है, ठीक है ना। पूरी तरह से वो कवर होता है, ठीक है ना, ताकि अंदर का वातावरण उसका गर्म बना रहे और बाहरी वातावरण से वो पूरी तरह से अलग बना रहे, इसलिए वो गर्भाशय इस प्रकार से होता है। आप इस चित्र के अंदर देख रहे हो कि यहाँ पे क्या होता है, जो अंडाशय होता है इस अंडाशय के अंदर अंडाणुओं का निर्माण होता है। गर्भाशय के अंदर अंडाणुओं का निर्माण होता है जिसको डिंब भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये जो डिंब है वो डिंब वाहिनी से होते हुए कहां पहुंचता है, गर्भाशय के अंदर पहुंचता है, ठीक है ना। आप देख रहे हो कि दोनों साइड के अंदर अंडाशय दिए हुए हैं। यहाँ पे एक ग्लव्स नुमा हथेली के जो अंगुलियां होती है इसकी नुमा एक संरचना है अंडाशय के पास में, जो क्या करता है हर महीने जब यहाँ से अंडाणु निकलते हैं तो वो कैच कर लेते हैं, ठीक है ना। जिस प्रकार से ग्लव्स होते हैं क्रिकेटिंग ग्लव्स, वो उसको पकड़ते हैं बॉल को, उसी प्रकार से क्या होता है अंडाशय से उसको पकड़ा जाता है और पकड़ने के पश्चात अंड वाहिनियों से ये अंडाणु को लेकर गर्भाशय के अंदर लेकर आया जाता है। तो इसमें क्या होता है, एक महीने के अंदर ये एक साइड से लिया जाता है तथा अगले ही महीने में ये दूसरी साइड से लिया जाता है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होता है, तो यहां पे क्या किया जाता है कि जब आप देख रहे हो कि अंडाणु जो है वो अंड वाहिनियों के माध्यम से यहां आता है, ठीक है ना, गर्भाशय के अंदर, और शुक्राणु अगर यहां जाकर उपस्थित होता है तो शुक्राणु तथा अंडाणु, शुक्राणु तथा अंडाणु जो होता है वह अगर मिल जाता है तो युग्मनज का निर्माण करता है, ठीक है ना। शुक्राणु तथा अंडाणु मिलकर किसका निर्माण करता है, युग्मनज का निर्माण करता है, ठीक है ना। और ये युग्मनज जो है वो पूरी तरह से करीब करीब एक प्रजनन की प्रोसेस लगती है। उस प्रजनन की प्रोसेस में कितना समय लगता है, वो करीब करीब 46 से 72 डेज लगते हैं कुल मिला के। टोटल 46 से 72 डेज लगते हैं, ठीक है ना। अब आप एक देख सकते हो आगे कि इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जब शुक्राणु तथा अंडाणु जब आपस में मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं, ठीक है ना, तो इस युग्मनज को क्या कहते हैं, इस युग्मनज के निर्माण को क्या कहते हैं, इसको निषेचन कहता है, ठीक है ना। आगे हम पढ़ने वाले हैं निषेचन के बारे में। आगे हम देख रहे हैं निषेचन। जैसे कि आपने लास्ट पढ़ा था कि जो शुक्राणु होता है तथा अंडाणु होता है वो दोनों आपस में मिलकर युग्मनज का निर्माण करता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आता है तो संलयन होता है, यानी उसके साथ में जुड़ जाता है, संलयन होकर युग्मनज का निर्माण करता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहा जाता है, ठीक है ना, निषेचन कहते हैं, ठीक है ना। अब ये निषेचन मुख्य रूप से होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, ये निषेचन जो है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आंतरिक निषेचन, ठीक है ना, और दूसरा होता है बाह्य निषेचन, अब पहले बात करते हैं अपन आंतरिक निषेचन की। आंतरिक निषेचन के अंदर क्या हो रहा है, आप चित्र के अंदर देख रहे हो, ठीक है ना। मुख्य रूप से क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो शुक्राणु होते हैं वो किस प्रकार से गमन करते हुए
ठीक है ना। पूंछ उसको गति प्रदान कर रहे हैं, आगे वाला सिर है जो उसको आगे की ओर प्रेशराइज कर रहा है, ठीक है ना। तो पूंछ से वो गति प्रदान करते हुए कहां जा रहे हैं, वो अंडाणु के अंदर जा रहे हैं। अंडाणु की संरचना आप पहले अब देख ही चुके हैं। अंडाणु के अंदर क्या होता है, एक केंद्रक पाया जाता है, ठीक है ना। और वहां पे क्या होता है, वह अंदर की ओर जाता है और अंदर की ओर जाकर क्या करता है, आपस में जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद में वो क्या कर रहा है, आप नीचे एक और चित्र देख रहे हो युग्मनज का, कि किस प्रकार से युग्मनज का निर्माण हो रहा है। वहां पर जाने के बाद में क्या होता है, वो संलयित होता है। उसके अंदर क्या होता है, केंद्र जो होता है वो संलयित हो जाता है। संलयित होने के बाद में क्या करता है, एक युग्मनज का निर्माण करता है। और ये प्रकार क्या कहलाता है, ये जो प्रक्रिया होती है इसको क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ये तो हो गया आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन क्या हो गया, जो गर्भाशय के अंदर स्थापित होती है। गर्भाशय के अंदर जो निषेचन होता है, ठीक है ना, शरीर के अंदर, वो कहलाता है आंतरिक निषेचन, जहां युग्मनज बन रहा होता है। परंतु कई बार ये होता है कि महिलाओं के अंदर ये समस्या आ जाती है कि समय के अंदर अंडाणु का निर्माण प्रॉपर नहीं होता है। अंडाणु समय से क्या होता है, फिलोपियन ट्यूब, ठीक है ना, जो नलिका होती है, अंडाणु नलिका, वहां से वो प्रॉपर नहीं आ पाता है। जब वो प्रॉपर नहीं आ पाता ना, तब शुक्राणु उसके साथ में प्रक्रिया नहीं कर पाता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, एक आईवीएफ प्रोसेस काम में ली जाती है। आईवीएफ, आपके अर्धवार्षिक के अंदर भी क्वेश्चन आया था, आईवीएफ की फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना। तो एक चीज ध्यान रख लेना, आईवीएफ की फुल फॉर्म में है इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन। इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। आप इसको हिंदी में कह सकते हो इन वेट्रो या विट्रो, ठीक है ना, इन वेट्रो निषेचन कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। ये अर्धवार्षिक के अंदर पूछा गया, तो जाहिर सी बात है वार्षिक में पूछा जाता। आईवीएफ एक ऐसी प्रोसेस होती है, ठीक है ना, सामान्य जीवों के अंदर, जो अगर मनुष्य की बात की जाए तो आईवीएफ के अंदर क्या होता है, इसको एक परक नली शिशु भी नाम दिया गया है। परंतु परक नली जैसा इसमें कुछ ऐसा होता नहीं है, नाम दिया गया है, परंतु इसमें होता क्या, पहले ज्ञान से देखना। आईवीएफ एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर बाह्य निषेचन किया जाता है। बाह्य निषेचन का मतलब क्या हो गया, डॉक्टर जो होते हैं ना, डॉक्टर उनको एक उचित तापमान के अंदर शुक्राणु तथा अंडाणुओं का निषेचन कराते हैं। उचित तापमान पे, बाह्यतम उचित तापमान पर, ठीक है ना, बाह्य बाहर की ओर, ठीक है ना, बाह्य जो होता है वो उचित तापमान पर क्या करते हैं, शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन करवाया जाता है, ठीक है ना। शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन किया जाता है। और उचित तापमान मतलब एक निश्चित तापमान होता है, उससे ना तो ज्यादा ना कम, ताकि क्या होता है, शुक्राणु मरे नहीं या अंडाणु भी समाप्त ना होए। तो क्या होता है, ये दोनों जीवित रहना चाहिए उस तापमान के ऊपर। तो शुक्राणु तथा अंडाणु होता है वो निश्चित तापमान पर रहता है, तथा इनको क्या है ना, करीब करीब 5 से 7 दिन तक बाहर रखा जाता है। 5 से 7 दिन तक इनको क्या रखा जाता है, बाहर रखा जाता है। और जैसे ही ये आपस में निषेचित हो जाते हैं, पूरी तरह से निषेचित हो जाते हैं, तो निषेचित हो जाने के बाद में इसको जो है वो प्लांट कर दिया जाता है, ले जाके स्थापित कर दिया जाता है, किसमें, गर्भाशय में। इसका मतलब क्या हो गया कि जो टोटल युग्मनज का जो विकास होगा भ्रूण के रूप में, वो कहां होगा, वो सिर्फ गर्भाशय के अंदर होगा। तो बाहर किया गया था, बाहर सिर्फ और सिर्फ निषेचन किया गया था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा पूरा शिशु जो है वो परक नली में ही बनेगा ना। परक नली में सिर्फ और सिर्फ निषेचन किया जाता है। एक नाम दिया गया परक नली के अंदर क्या होता है, इसके माध्यम से बाहर की ओर क्या किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ शुक्राणु तथा अंडाणु को मिलाकर निषेचित किया जाता है। परंतु भ्रूण का जो विकास होगा, युग्मनज का जो विकास होगा, ठीक है ना, वो कहां होगा, वो होगा अपना गर्भाशय के अंदर। आगे बात मान में, तो ये हो गया अपना आंतरिक निषेचन के बारे में। आगे आप देख रहे हो, आपको चित्र के अंदर दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से अपन भ्रूण का एक परिवर्तन करते हैं। भ्रूण का परिवर्तन का मतलब क्या था, किस प्रकार से उसका विकास होता है। हमने इसके बारे में पहले ही आपसे बात की थी कि क्या होता है। तो सबसे पहले युग्मक बनता है, युग्मक, नर युग्मक तथा मादा युग्मक। नर युग्मक तथा मादा युग्मक जो है वो मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, युग्मनज का निर्माण कर रहे हैं, है ना। और युग्मनज जो होता है वो किस प्रकार से आगे बनता है, जो युग्मनज होता है जो विकसित होकर किसको निर्माण करता है, युग्मनज विकसित होकर भ्रूण के अंदर परिवर्तित होते हैं, ठीक है ना। किसमें होता है, भ्रूण के अंदर वो परिवर्तित होते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि युग्मनज की विकसित होने वाली संरचना, युग्मनज की जो विकसित संरचना है वो क्या कहलाती है, वो अपनी कहलाती है भ्रूण। समझ आ रही, ठीक है ना। विकसित संरचना क्या कहलाती है, अपनी भ्रूण कहलाती है। ये भ्रूण मुख्य रूप से होती कैसे है, जो युग्मनज बनता है वो अलग अलग कोशिकाओं के अंदर बढ़ता है और इन कोशिकाओं के समूह से
युग्मनज जो होता है विकसित होकर अलग अलग कोशिका बनाता है, ठीक है ना, अलग अलग कोशिका। और ये जो कोशिका होती है, इन कोशिकाओं का एक समूह बनता है, अलग अलग कोशिका समूह होता है, जो ही क्या बनता है, भ्रूण के रूप में जाना जाता है। क्लियर हो गया। अब अपन बात करते हैं कि भाई ये जो है भ्रूण, ये भ्रूण क्या करता है, निरंतर विकासशील होता है, निरंतर क्या होता है, विकासशील होता है। और ये आगे चल के किसका निर्माण करता है, शिशु का निर्माण करता है। आप चित्र के अंदर देख सकते हो किस प्रकार से ये भ्रूण जो होता है वो गर्भाशय के अंदर, ठीक है ना, अप्रोक्स 8 से 9 माह तक कंप्लीट हो जाता है शिशु का पूरा निर्माण, ठीक है ना। उसके अंदर कोशिका, कुछ कोशिका ऐसी होती है जो हाथों का निर्माण करती है, कुछ कोशिका सिर का निर्माण करती है, आंखों का, मुंह का। तो शरीर की पूरी संरचना जो है वो अलग अलग कोशिकाओं के समूह द्वारा ही होता है, ठीक है ना। और ये प्रोसेस 8 से 9 माह के अंदर अप्रोक्स संपादित हो जाती है। और आप चित्र के अंदर देख सकते हो किस प्रकार से गर्भाशय के अंदर एक शिशु का निर्माण हो रखा है, गर्भाशय में एक भ्रूण का आगे चलकर शिशु का निर्माण कर रखा है, ठीक है ना। आगे हम पढ़ेंगे जरायु तथा अंडप्रजक जंतु के बारे में। हाँ, आपकी हाफ ईयरली के अंदर एक और क्वेश्चन आया था कि जरायु किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो इसी संबंधित ये चल रहा है कि जरायु तथा अंडप्रजक जंतु किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो जरायु किसे कहते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि वे जीव जो सीधे ही बिना अंडे दिए, ठीक है ना, जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं, ठीक है ना। वे जीव जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं वे जरायुज कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं, वे जरायुज कहलाते हैं। जैसे आप देख सकते हो इंसान, मानव की बात कर सकते हो, मानव हो गया, ठीक है ना, शेर हो गए, ठीक है ना, गाय हो गए, ठीक है ना, बकरी हो गई। इस प्रकार से सारे जो भी जीव है जो सीधे क्या करते हैं, शिशु को जन्म देते हैं, क्या कहलाते हैं, जरायुज कहलाते हैं। अंडप्रजक किसे कहते हैं, अंडप्रजक में वे जीव होते हैं, वे जीव जो अंडे देते हैं, तत्पश्चात उन अंडों से जीव की उत्पत्ति होती है, जीव की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए चिड़िया होती है, मुर्गी होती है, कबूतर है, ठीक है ना, शुतुरमुर्ग है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है, ठीक है ना। तो ये चीज मान के चलना। तो अंडप्रजक क्या होते हैं, वे जीव जो अंडे देते हैं, तत्पश्चात उन अंडों से क्या होती है, जीव की उत्पत्ति होती है, वो अंडप्रजक कहलाते हैं। तथा वे जीव जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं, क्या कहलाते हैं, जरायुज कहलाते हैं, ठीक है। अब आपके सामने एक उदाहरण देता हूं कि किस प्रकार से हम पढ़ने वाले हैं शिशु से वयस्क का निर्माण किस प्रकार से होता है। हम क्या करते हैं, एक मेंढक का उदाहरण देखते हैं, ठीक है ना। आप चित्र के अंदर देख रहे हैं किस प्रकार से एक मेंढक का जीवन चक्र होता है। सबसे पहले क्या होता है, वो अंडे बनाते हैं, ठीक है ना। अंडों से क्या होता है, एक आरंभिक टेड बोल का निर्माण होता है, टेड बोल, ठीक है ना। ये सबसे छोटी इकाई होती है, छोटी संरचना होती है, जिसको टेड बोल कहा जाता है, मेंढक का जो छोटा बच्चा होता है, ठीक है ना। और बाद में ये क्या होता है, एक बड़ा टेड पोल बनता है, जिसको आप बड़ा टेड पोल कह सकते हो, ठीक है ना, टेड पोल। और ये बड़ा जो टेड पोल होता है, उसके पश्चात किसका निर्माण होता है, उसके पश्चात निर्माण होता है मेंढक का। और इसी मेंढक से वापस क्या बनता है, अंडे का निर्माण होता है। इस प्रकार से आप संरचना देख सकते हो, एक अंडा होता है, अंडे से आरंभिक टेड पोल बनता है, फिर बड़ा टेड पोल बनता है, फिर मेंढक बनता है, और फिर मेंढक से वापस अंडे मिलते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टेड पोल का वयस्क में रूपांतरण क्या कहलाता है, कायांतरण कहलाता है, ठीक है ना। तो क्या कह सकते हो, कुछ विशेष परिवर्तन द्वारा टेड पोल का मेंढक वयस्क कह सकते हो, वयस्क में रूपांतरण क्या कहलाता है, रूपांतरण क्या कहलाता है, कायांतर कहलाता है, कायांतरण कहलाता है, ठीक है ना।
तो ये तो था अपना शिशु से किस प्रकार से वयस्क का निर्माण होता है। अब हम चलते हैं इसके अंतिम भाग की ओर, जिसको कहते हैं लास्ट अपन देख रहे हैं अलैंगिक जनन के बारे में। अलैंगिक जनन के अंदर क्या होता है, ये लैंगिक जनन से पूरी तरह से विपरीत होता है। लैंगिक जनन के अंदर क्या था कि कम से कम 2 जीवों की आवश्यकता होती थी जनन के लिए, ठीक है ना। अलैंगिक जनन के अंदर क्या कर सकते हैं, एक प्रकार का ऐसा प्रक्रम है जिसके अंदर मुगलन विधि का उपयोग किया जाता है। जब जनन की जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, ठीक है ना, जब एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। ठीक है ना। तो आपके सामने 2 उदाहरण दिए गए चित्र के अंदर, एक है हाइड्रा में मुकुलन तथा दूसरा दिया हुआ अमीबा में द्विखंडन। तो किस प्रकार से होता है, पहले अपन बात करते हैं कि मुकुल कैसे किसको है। बेसिकली क्या होता है, प्रत्येक हाइड्रा के अंदर क्या होता है, एक या एक से अधिक उभरी हुई संरचना होती है। ये उभरी हुई संरचना होती है वो विकसित होकर नए जीव का निर्माण करती है, जिसको क्या कहते हैं, मुकुल कहा जाता है, जो आपकी किताब के अंदर दे रखा है। ठीक है ना। तो आप ये देख सकते हो, एक उदाहरण देके बताता हूँ अमीबा के अंदर किस प्रकार से एक अमीबा के अंदर विखंडन हो रहा। आप चित्र के अंदर देख रहे हो, मैं थोड़ा और ज्यादा समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए अमीबा की संरचना है, ठीक है ना। अमीबा, इस अमीबा से क्या हो गया, ये इसके अंदर का केंद्रक है। तो केंद्रक के अंदर क्या है, कुछ इस प्रकार से ये केंद्रक 2 भागों में विभाजित होता है। ये केंद्रक जो 2 भागों में विभाजित होता है, आगे चलकर ये 2 अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण कर देते हैं। ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये अलग बन जाता है, लास्ट तक जुड़े होते हैं, और जुड़ने के बाद धीरे धीरे करते क्या होता है, ये बीच वाली संरचना विलुप्त हो जाती है, ये 2 अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाते हैं लास्ट में जाते हुए। तो ऐसे करते करते क्या हो गया, ये तो था पेरेंट्स, ठीक है ना, और ये था अपनी संतति का निर्माण हुआ, ये है अपना संतति का निर्माण, और ये हो गया अपना जनक, ठीक है ना। ये अमीबा का है। तो इस प्रकार से आपका ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। इसके क्वेश्चन आंसर की जो पीडीएफ है वो आपको सेंड कर दी जाएगी।